हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सोनम अग्नोत्री, स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल जो मैंने पढ़ाया था, जिसने भी वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने कल नीति निदेशक तत्व को पढ़ाया था, तो कल नीति निदेशक तत्व में कुछ बाकी रह गया था। उस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे और कुछ एमसीक्यू भी करेंगे कि आपने कितना पढ़ा है। तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आगे जो भी क्लास पेंडिंग थी कल, आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज से नीति निदेशक तत्व तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 41 तक हमने नीति निदेशक तत्व को अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम आर्टिकल 42 से क्लास को आगे करेंगे, इसलिए आपको प्रॉपर देखना है, सुनना है और क्लास में फोकस रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 42, राज्य काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों के सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या प्रयास करेगा कि किसी भी व्यक्ति का दशाओं का मतलब परेशान ना हो, किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, इसके राज्य क्या करेगा, ध्यान देगा। ठीक है, मातृत्व प्रदान करेगा। मानवीय परिस्थिति का, अब देखिए हम आपको एक एक वर्ड समझाएंगे। मानवीय परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के लिए जो दशाएं, जैसे साफ जगह, पानी, सारी जो दशाएं होती हैं जिससे व्यक्ति का परेशान ना हो, ऐसी राज्य व्यवस्था करेगा। और महिलाओं के लिए मातृत्व राहत। मातृत्व राहत महिलाओं को बहुत जब गंभीर दर्द से गुजरना होता है तो सरकार ने मातृत्व अवकाश 6 महीने के लिए दिया है। अब एक्ट बन गया है, 2017 में एक्ट बन गया था, इसलिए मातृत्व अवकाश देना महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। इस सरकार ने एक्ट बना करके मातृत्व अवकाश 6 महीने के लिए कर दिया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आर्टिकल 43, सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करना। निर्वाह मजदूरी क्या होती है कि 2 वक्त का खाना प्लस अन्य मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती, निर्वाह मजदूरी। यानी कि व्यक्ति यदि कंपनी में, किसी कंपनी में काम करता है तो निर्वाह मजदूरी उसे इतना वेतन तो मिले कि कम से कम 2 वक्त की रोटी और उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके। इसलिए सरकार क्या करेगी, सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ताकि कोई भी क्या हो जाए, सभी को भी रोजगार मिल जाए। कालीन, मिट्टी, बर्तन आपने गांव में देखा होगा, ये बर्तन, ताकि हर एक व्यक्ति के पास रोजगार रहे, वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो राज्य इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। फिर आर्टिकल 43A जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कैसी कि राज्य जब इस तरीके, जैसे कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर एक मैनेजर भी होता है, आपके काम करने वाले वर्कर भी होते, तो यूनियन बनेगा। यूनियन कौन, सरकार के सहयोग से ही बनेगा ताकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी बात सरकार तक पहुँच सके। इसलिए संघ बनाया जाएगा। इसमें सरकार किसका सहयोग करेगी, वर्कर का सहयोग करेगी। तो ये आर्टिकल 43A में दिया गया है। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब 43 भी जोड़ा गया, सहकारी समितियों का गठन किया गया। ये किस संविधान से, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। तो हमने आर्टिकल 42 पढ़ लिया कि राज्य काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, मातृत्व अवकाश प्रदान करेगा। फिर हमने आर्टिकल 43 पढ़ा, अच्छे से समझ लिया कि सभी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास करेगा एवं उचित जीवन स्तर भी सुनिश्चित करेगा। 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। फिर 43B में क्या है, सहकारी समितियों का गठन है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 44 यानी समान है तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी अर्थ आपको अच्छे से समझाएंगे। जैसे अपराध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक क्रिमिनल होता है और एक सिविल होता है। तो क्रिमिनल क्या हो गया, जैसे कि किसी हिंदू ने चोरी की और किसी मुसलमान ने चोरी की,
तो क्रिमिनल में क्या होता है कि दोनों को एक प्रकार की ही सजा मिलेगी, यानी समान सजा मिलेगी। कैसी सजा मिलेगी? समान सजा मिलेगी, दोनों लोगों को समान सजा मिलेगी। और आपका सिविल में क्या होता है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम जो आया था हमारा, कब आया था? हिंदू विवाह एक्ट आया था 1955, और मुसलमान में शरीयत कानून लागू होता है जो 1937 में आया था। तो जब भी किसी व्यक्ति का विवाह, तलाक, उत्तराधिकार होता है तो इसके लिए समान कानून नहीं होता, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया और मुसलमान में शरीयत कानून 1937 लागू होता। लेकिन जब ये क्या करेंगे? क्रिमिनल करेंगे, क्रिमिनल कोई करेंगे, तब इनका क्या होगा कि सबको समान सजा मिलेगी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये भारत के बीएनएस में भी आता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए बराबर होगा। अपराध करेंगे तो सिविल कोड क्या होगा? सिविल कोड में अलग हो जाता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अलग दिया गया है और मुसलमान शरीयत कानून के तहत एक्ट अलग लगता है, ठीक है। अब आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के बारे में दिया गया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल 45 में किसके बारे में बताया गया? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ताकि कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, सभी को शिक्षा मिले, सभी हमारा समाज शिक्षित हो, इसलिए आर्टिकल 45 लाया गया, ठीक है। अब आर्टिकल 46 क्यों लाए गए? आर्टिकल 46, तो आर्टिकल 46 में समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, SC जनजाति, कमजोर शैक्षिक वर्गों का उत्थान करना, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना, कोई भी वंचित ना रहे, इसलिए सरकार ने आर्टिकल 46 लाया और इसमें यह अनुच्छेद जोड़ा, ठीक है। आर्टिकल 47, लोगों के पोषण स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, लोगों के पोषण स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, कि यानी अमीर व्यक्ति अपने पोषण स्तर को तो उच्च रखता है, हर चीज़ को दिखा लेगा, अस्पताल में गया उसने दिखा ली, लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनको रोज की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो क्या होंगे? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं कभी कभी। तो राज्य ने इसमें नियम बनाया कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी कोई शिकार ना हो बीमारी का, इसलिए राज्य ने बहुत सारे अस्पताल भी खोल रखे हैं कि लोगों के पोषण स्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हो। शिक्षा के लिए भी राज्य ने प्रयास किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई कुपोषण का शिकार ना हो, और इसलिए आर्टिकल 47 हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये जोड़ा गया कि लोगों के पोषण स्तर को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 48 क्यों जोड़ा गया? आर्टिकल 48 जोड़ा गया था गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं का वध पर रोक लगाना, यानी गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशुओं का रोक लगाना, क्योंकि उनको देखने के लिए तो हम ही लोग होते हैं, तो हमें भी इस तरीके सरकार ने क्या किया? एक अनुच्छेद लाए। अनुच्छेद में अनुच्छेद 48 कि गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर भी क्या हो? रोक लगा दी जाए, ताकि इनका भी क्या हो? इनका भी शोषण ना हो, ये भी परेशान ना हो, ये भी जीव हैं, इन्हें भी जीने का हक है। इसलिए सरकार ने आर्टिकल 48 के तहत कानून बनाए, नियम बनाए, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। आपको इतने अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 48 की बात करते हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहता? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वन्य जीवों, यानी पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वन्य जीवों की रक्षा करना। हमने आर्टिकल 48 में क्या पढ़ा था? गायों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, और इसमें आर्टिकल 48 में कि पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करने का देखभाल भी हमारे सरकार के पास है, यानी हमारे कर्तव्य है हमारा कि हमारे वन्य जीवों की भी रक्षा करें। इसलिए हम आर्टिकल 48 लाए, और कुछ एक्ट भी सरकार ने बनाए हैं। कौन कौन से एक्ट है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संविधान संशोधन अधिनियम 1986 आया वन्य जीवों की रक्षा के लिए। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया।
फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आए। तो सरकार ने 3 एक्ट बनाए, पर्यावरण संशोधन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम 1980 आए। तो आर्टिकल 48 के क्या बात की गई, पर्यावरण की रक्षा करना है, हमें अपने आसपास ध्यान रखना है कि पर्यावरण की रक्षा करना है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फैलानी है, ताकि ये जो हमारे एटमॉस्फेयर आसपास का रहे वो कैसा रहे, स्ट्रांग रहे और सुधार हो और वन्य जीवों की रक्षा भी हो। तो ये आर्टिकल 48 के तहत। आर्टिकल 49 राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व, राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक को रक्षा करना, ये भी दायित्व है हमारे सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। तो राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक इमारत की रक्षा करना, उनकी देखभाल करना, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए कि कहीं भी जा रहे हैं तो कुछ भी फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा दायित्व है कि हम इनकी क्या करें, देखभाल करें। तो आर्टिकल 49 है। तो सबसे प्राचीन मंदिर, जैसे प्राचीन मंदिर होते अब तक वो ध्वस्त होने की कगार पे हो रहे थे, तो राज्य का कर्तव्य क्या है और उसमें हम नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, उनकी रक्षा करें, उनका ध्यान रखें। ये आपका आर्टिकल 49 कहता है कि राज्य की कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक की क्या करना है, रक्षा करना है, ये आपका प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। फिर आर्टिकल 50 क्या है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना, यानी न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण करना। इसका अर्थ क्या होता है, तो न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट, और कार्यपालिका क्या है, पुलिस। जैसे कि आप जा रहे हैं, आपके पास आपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको पुलिस ने पकड़ लिया और चालान भी कर दिया, तो आप क्या करेंगे, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए मौलिक न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा जाता है, ताकि दोनों में, यदि दोनों मिल जाएंगे तो फिर कानून को कौन देखेगा, कौन समझेगा, कौन मतलब न्याय करेगा। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को वर्गीकृत किया गया, अलग किया गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 50 के तहत किया गया। आर्टिकल 51 के तहत क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी स्थापित करना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, स्थापित करना है। अब जैसे क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, तो राष्ट्रों के साथ जो न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाना है, ठीक है। और मध्यस्थता के कारण, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कभी विवाद हो जाता है, भारत पाकिस्तान विवाद हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना और सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारे आर्टिकल 51 में दिया गया। और मध्यस्थता के द्वारा ही हम बातचीत करते हैं। जैसे कभी हमारे भारत सरकार अमेरिका जाती है तो वहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आती है, तो मध्यस्थता के द्वारा ही आपस में बातचीत करके हम ऐसे नियम कानून ला पाते हैं। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। हमने आपको एक एक बात अच्छे से समझा दी, एक एक वर्ड, एक एक अर्थ सब अच्छे से समझा दिया। अब देखिए हम कुछ एमसी और एक वाद आता है, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 का वाद आता है, जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या बताया गया, संतुलन के बारे में बताया गया है। किसमें, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम शॉर्ट में डीपीएसपी बोलते हैं। तो डीपीएसपी के बीच में संतुलन के बारे में बताया गया है। अब हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। तो एमसीक्यू देखिए आपने पढ़ा होगा, निदेशक तत्वों के बारे में, निदेशक तत्वों के बारे में बताता है। कौन सा अनुच्छेद है जो निदेशक तत्वों के बारे में बताता है, कौन सा अनुच्छेद है निदेशक तत्व, अच्छा बताइए, आर्टिकल 37 है या आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 40 है, कौन सा आर्टिकल है, तो आप बताइए। निदेशक तत्वों के बारे में कौन बताता है, कल हमने पढ़ाया था, तो आर्टिकल 37। इतना आपको क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य श्रमिकों के लिए जीविका की बात करता है। राज्य श्रमिकों के लिए किसकी बात करता है, जीविका की बात करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है, याद करिए, अनुच्छेद 41 में है क्या, अनुच्छेद 43 में, क्या अनुच्छेद 38 में है, कि अनुच्छेद 48 में। तो आपको याद रखना है कि राज्य जब श्रमिकों के लिए जीविका की बात करेगा तो आर्टिकल 43 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान किए गए समान नागरिक संहिता संबंध बताइए। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ध्यान से सुनना है, फिर आपको बताना है। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या, आर्टिकल 44 के तहत जो प्रदान किए गए, जो राज्य सरकार ने दिए, कानून बनाए हैं, क्या ये मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ख नंबर, संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए सुरक्षित हैं।
गा नंबर ये किसी न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा। घ नंबर ये एक सिद्धांत के रूप में शासन में होना चाहिए। तो बताइए आर्टिकल 44 क्या है? तो ये भारत में एक सिद्धांत के रूप में शामिल होना चाहिए, शासन में होना चाहिए। आपको पता है ये नीति निर्देशक तत्व है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए सुरक्षित नहीं, हर राज्य के अपने नियम है, कानून है, ठीक है। और ये किसी न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते नहीं। डीपीएसपी को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये भी हमने कल आपको अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि पशुपालन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कृषि पशुपालन से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 क्या कृषि पशुपालन से संबंधित है? आर्टिकल 40, फिर अनुच्छेद 39, फिर अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या संबंधित है, और क्या अनुच्छेद 48 संबंधित है। तो आपको ये बताना है कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको ध्यान से पढ़ना है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि पशुपालन से संबंधित है, तो आपको बताना है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 है। अब आपको सारे 4 ऑप्शन दिए, तो अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। आपको सारे अनुच्छेद क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि पशुपालन से संबंधित है? तो आर्टिकल 48, ठीक है। और भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? बताइए, आयरलैंड से, खा नंबर अमेरिका से, कि भारत से, कि चीन से। आप बताइए क्वेश्चन कि भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए, बताइए कहाँ से लिए गए हैं? तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। कल हमने पढ़ाया था कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से प्रेरित हैं ये? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। कौन? भारत के नीति निर्देशक तत्व। इसलिए हमको ये याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। और एक क्वेश्चन आपके लिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, ये आपको अच्छे से लर्न करना और अच्छे से याद करके आना। अब हम थोड़ा सा आपको रिकवर कर देते हैं कल का, और सारे आर्टिकल आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बस ध्यान से पढ़ते हुए जाना है, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इससे बाहर एक क्वेश्चन जाएगा भी नहीं। आपने मेरी बात को, हमने एक एक शब्द को अच्छे से समझाया, तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कल हमने क्या पढ़ा था, रिकवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे। तो राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या करेगा? ध्यान में रखेगा। और ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड ने भी स्पेनिश से लिया था। कौन सा अनुच्छेद है? 36 से 51 से लिए गए, 36 से 51 के बीच में है। इनका वर्णन 36 से 51 के बीच में आपको याद रहना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इन सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। इसलिए सरकार ने उद्देश्य क्या था? हमारी लोक कल्याणकारी राज्य की किसी का भी स्वास्थ्य में गिरावट ना हो, सभी के लिए सार्वजनिक सहायता प्रदान करना, ये हमारे उद्देश्य था। और सामाजिक शैक्षणिक आधार पर कोई भी व्यक्ति पिछड़े ना, चाहे SC ST कोई भी हो, इसके लिए कानून राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बनाए गए। आपको ध्यान से पढ़ना। और जब DPSP का हनन हो रहा होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समाज में व्यक्तिगत कमियों को दूर करना होता है। और कानून बनाते समय DPSP को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कल हमने इतनी पढ़ाया। तो DPSP प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि आप न्यायालय नहीं जा सकते DPSP, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। ये वाद योग नहीं है, ठीक है। और DPSP को अनोखी विशेषता किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने। किसने कहा था? BR अम्बेडकर जी ने कहा था। और DPSP को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया था। हमने आपको कल बताया था DPSP को 3 तरह से वर्गीकृत किया गया। कुछ आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत थे। आर्टिकल 48, 39, 41, 42, 43A, ये क्या है? आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है। फिर गांधीवादी सिद्धांत था, गांधी जी के विचारधारा से संबंधित था कि गांवों में क्या होना चाहिए? पंचायतों का गठन होना चाहिए, ताकि गांव के लोग भी, गांव के लोगों का भी उच्च स्तर बढ़े, उनके पढ़ाई का विकास हो, उनका मतलब स्तर बढ़ाना चाहिए हमें। तो इसलिए गांव में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए।
इसलिए गांधीवादी सिद्धांत लाया गया अनुच्छेद 40, 43B, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 है। और उदारवादी सिद्धांत लाए गए आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 50 और 51। ये हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था। और आर्टिकल 36B से हमने सारे आज आर्टिकल 51 तक कंप्लीट कर लिए। कुछ MCQ भी करवा दिए। पूरा हमने कल की क्लास को रिकवर भी कर लिया अच्छे से। तो आपको अच्छे से तैयार हो गया। अभी TPSP से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप ध्यान से क्लास को रेगुलर देते रहिए। तो आप क्लास को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।